हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया लेटेस्ट वीडियो लेकर के आया हूं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस तारे से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? तो स्टूडेंट्स, यहाँ ऑप्शन हमें मिल रहे हैं पढ़ने के लिए। 10 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 12 वर्ष। तो सही आंसर आप जल्दी से नोट डाउन कर लें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका क्या आंसर है हम देखते हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी ऑप्शन है 12 वर्ष। तो स्टूडेंट्स, एक अगर तारा जो है वो पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, तो इस तारे से पृथ्वी तक आने में जो प्रकाश को जो समय लगेगा वो स्टूडेंट्स होगा 12 वर्ष। ठीक है ना। तो हम थोड़ा प्रकाश वर्ष के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एक प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें, ठीक है ना, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को कहा जाता है, या एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान में रखें। ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि कोई जो तारा है वो 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, तो उससे आने वाला जो प्रकाश है, तो उस प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो लगा हुआ जो समय होगा, या जो समय लगेगा, या जो वर्ष लगेंगे, तो वो स्टूडेंट्स होगा 12 वर्ष। स्टूडेंट्स, अब एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो स्टूडेंट्स 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है, या यूँ कहें कि 9.46 गुणित 10 की घात 12 किलोमीटर के बराबर होता है ये प्रकाश वर्ष। स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान में रखें, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ज़रूर याद रखें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल की तुलना में सौर पैनल बेहतर है क्योंकि ए, यह दिन रात काम कर सकता है, बी, यह कम खर्चीला होता है, सी, यह अधिक विद्युत शक्ति प्रदान करता है, डी, यह कम विद्युत शक्ति प्रदान करता है। तो सही आंसर क्या है? जल्दी से आंसर आप नोट डाउन कर लें। अब हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट। इसका सही आंसर स्टूडेंट सी, यह अधिक विद्युत शक्ति प्रदान करता है। तो स्टूडेंट्स, जो सौर सेल हैं, तो सौर सेल की तुलना में सौर पैनल बेहतर माने जाते हैं। तो उसका कारण ये बताया गया है कि ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये अधिक विद्युत शक्ति प्रदान करते हैं। स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है थर्ड कि जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं। यह गैस के निम्नलिखित में से किस गुण धर्म के कारण संभव है? तो यहाँ 4 ऑप्शन हमें पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। ए, पृष्ठ तनाव, बी, श्यानता, सी, तरलता और डी, विसरण। तो सही आंसर क्या है? जल्दी से आंसर आप नोट डाउन करें। अब हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स डी, विसरण। तो ये जो गुण है, ये वो गुणधर्म है जिसके कारण क्या होता है, जो जल होता है, जल में जो उपस्थित जो वायुमंडलीय गैसें होती हैं, जिसके कारण जो जलीय जानवर जीवित रहते हैं, तो ये जो गुणधर्म है, ये गैस का गुणधर्म है, ये गुणधर्म कहलाता है स्टूडेंट्स विसरण। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 4 कि नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नलिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग यह कहलाते हैं। तो उन कोशिकांग को क्या कहा जाता है? ए, गोल्जी काय बोला जाता है, बी, लायन काय बोला जाता है, सी, अंतःद्रव्य जालिका कहा जाता है, या डी, तारक काय कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? उन कोशिकांग को जो कि नलिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले होते हैं। तो इसका सही आंसर आप नोट डाउन करें, और अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर स्टूडेंट सी, अंतःप्रद्रव्य जालिका, या जिसे बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट्स, नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नलिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग को स्टूडेंट्स अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है फिफ्थ की तंत्रिका कोशिका जिसे न्यूरॉन बोला जाता है निम्न की कोशिकाएं होती हैं, ये किन की कोशिकाएं होती हैं? ए तंत्रिका की होती हैं, बी कंठ की होती हैं, सी यकृत की होती हैं या डी वृक्क की होती हैं? तो सही आंसर क्या है? जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। और अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ए तंत्रिका। तो ये जो न्यूरॉन होती हैं, ये न्यूरॉन जिनको तंत्रिका कोशिकाएं कहा जाता है, ये कोशिकाएं होती हैं तंत्रिका की स्टूडेंट्स, न्यूरॉन की, सॉरी नर्वस सिस्टम की कह सकते हैं हम एक तरीके से। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सिक्स क्वेश्चन है कि कुछ जानवरों में नर और मादा दोनों लिंग अपने युग्मक पानी में छोड़ते हैं। इस प्रकार के निषेचन को कहा जाता है, इस प्रकार के निषेचन को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? ए क्लोनिंग कहा जाता है, बी इन विट्रो निषेचन कहा जाता है, सी आंतर निषेचन कहा जाता है या डी बाहरी निषेचन कहा जाता है? तो सही आंसर क्या है? जल्दी से आप सही आंसर नोट डाउन कर लें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी, इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स बाहरी निषेचन, जिसमें क्या होता है कि जो जानवर होते हैं जैसे नर और मादा, ये दोनों लिंग वाले जो जानवर होते हैं, ये अपने युग्मक क्या करते हैं? पानी में छोड़ते हैं। तो इस प्रकार के निषेचन को स्टूडेंट्स बाहरी निषेचन बोला जाता है स्टूडेंट्स। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है हमारा कि उस कोशिकांग का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है, सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट होता है, हेल्प करता है तथा कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारक का निर्माण करता है। तो चार ऑप्शन हम पढ़ने वाले हैं। ए है केंद्रीय निकाय कहा जाता है, बी कोशिका द्रव्य कहा जाता है, सी गुणसूत्र कहा जाता है या डी तारक काय कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? जल्दी से आप आंसर नोट डाउन करें। अब हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी, इसका आंसर है डी, वो है तारक काय स्टूडेंट्स, उनको बोला जाता है तारक काय। ठीक है ना? तो उस कोशिकांग को बोला जाता है तारक काय जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है स्टूडेंट्स, और कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारक का निर्माण करता है, तो उसको बोला जाता है तारक काय स्टूडेंट्स। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 कि उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित की गई प्राकृतिक गैस है, उस प्राकृतिक गैस को क्या कहेंगे जिसे उच्च दाब पर स्टोरेज करके रखा जाता है, संग्रहित किया जाता है? तो ए है सीएनजी, बी है जल गैस, सी एलपीजी और डी प्रोड्यूसर गैस। तो सही आंसर क्या है? जल्दी से आंसर आप नोट डाउन करें। अब हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर स्टूडेंट सीएनजी, जिसे बोला जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 9वां हमारा कि चूहा जिसमें 4 कक्षमय हृदय होता है, तो मगरमच्छ में कितने कक्षमय हृदय होते हैं? तो ए ऑप्शन में है 3, बी ऑप्शन में 4, सी में ऑप्शन में बताया जा रहा है 2 और डी ऑप्शन में बताया जा रहा है 1। तो सही आंसर क्या है? आप आंसर जल्दी से नोट डाउन करें। अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं क्या है इसका आंसर। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी 4, यानी कि जो हृदय की जो कक्षमय जो संख्या होती है मगरमच्छ में, वो होती है स्टूडेंट्स 4, यानी कि जो मगरमच्छ होता है उसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं स्टूडेंट्स। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 कि पेरिस्कोप में आपतित प्रकाश परावर्ती दर्पणों के कोण पर पड़ता है। तो यहाँ ए ऑप्शन में बताया जा रहा है 60 डिग्री के कोण पर पड़ता है, बी 180 डिग्री के कोण पर पड़ता है, सी 90 डिग्री के कोण पर पड़ता है और डी 45 डिग्री के कोण पर पड़ता है। तो सही आंसर क्या है? जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी 45 डिग्री के कोण पर पड़ता है स्टूडेंट्स, जो आपतित प्रकाश होता है पेरिस्कोप में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11 हमारा कि सूर्य के प्रकाश में विकिरण जिससे सौर कुकर कार्य करता है, तो वो विकिरण कौन सी होती हैं जिनका उपयोग सौर कुकर में किया जाता है या सौर कुकर के लिए उपयोग किया जाता है? तो ए है दर्शनीय प्रकाश की किरणें, ए एक्स किरणें, सी परावैंगनी किरणें या डी अवरक्त किरणें? तो इनमें से वो कौन सी किरणें हैं जिनका उपयोग सौर कुकर के कार्य में किया जाता है? तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब हम इसका आंसर बताने वाले हैं आपको। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी
अवरक्त किरण है, यानी कि सूर्य के प्रकाश में जो विकिरण होती है जिसे सौर कुकर कार्य करता है, तो वो विकिरण होती है स्टूडेंट्स अवरक्त किरण है स्टूडेंट्स। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 12 क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया एक है, तो ये जो हीमोफीलिया जो रोग है वो किस प्रकार का रोग है? ए जन्मजात रोग है, बी हीनान रोग है, सी तीव्र रोग है, या डी दीर्घकालिक रोग है? तो सही आंसर आप नोट डाउन करें, और अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स? इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए जन्मजात रोग है। तो जो स्टूडेंट जो हीमोफीलिया रोग होता है, ये स्टूडेंट्स एक आनुवंशिक रोग है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान में रखा, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये एक आनुवंशिक रोग है जिसमें क्या होता है, शरीर के बाहर बहता हुआ जो खून होता है, वो जमता नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो जमता नहीं है, ठीक है। और ये जो बीमारी होती है वो रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन जो पदार्थ होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो पदार्थ होता है उसकी कमी के कारण होता है, उस पदार्थ की कमी के कारण होता है। अगर रक्त में इसकी कमी हो जाती है थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ की, तो स्टूडेंट जो रक्त होता है उसका बहना है ना, बंद नहीं होता स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।